मोदी सरकार ने 6 साल आज पूरे कर लिए हैं। बेबस लोग और बेरहम सरकार की ये दास्तान लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पिछले 6 सालों में भटकाव की राजनीति एवं झूठे शोरगुल की प्रकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज का तरीका बन गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है 6 साल बाद कि आओ चले आत्मनिर्भरता की ओर। मोदी जी अन्नदाता किसानों और भारत निर्माता श्रमिकों की आजीविका और आत्मसम्मान सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं और वे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विकास दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और आत्मनिर्भरता की दुहाई दी जा रही है। चल रहा युवाओं के रोजगार का द्वंद है, उद्योग और धंधे मंद हैं, मेक इन इंडिया बंद है और ये कोरे आत्मनिर्भरता के प्रचार का छल छंद है। परिणामों से दूर, प्रचार से भरपूर सरकार। इसीलिए हमने कहा बेबस लोग बेरहम सरकार। प्रधानमंत्री जी विपक्ष से पूछते हैं कि वो सरकार के साथ हैं या नहीं। विपक्ष का काम सरकार के साथ नहीं, देश के साथ खड़े होना है, 130 करोड़ भारतीयों के साथ खड़े होना है। सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना है और सरकार को रास्ता दिखाना, यही विपक्ष का काम है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, ऐसे लगता है 6 साल पूरे करने के बाद मोदी सरकार ने 130 करोड़ भारतीयों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मरहम लगाने की बजाय घाव दे रहे हैं। वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो छोटा उद्योग हो, वो दुकानदार हो, वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, वो हमारे अनुसूचित जाति के साथी हो, वो पिछड़े वर्ग के साथी हो, वो हमारे आदिवासी भाई बहन हो। ये सरकार अपने नागरिकों से लड़ाई लड़ रही है। उनके अधिकारों पर अतिक्रमण की, उन पर अत्याचार की। मोदी सरकार के 6 साल का सार केवल यह है कि यह सरकार मुट्ठी भर अमीरों की तिजोरियां भरने में लगी है और गरीबों के शोषण में। इसीलिए बेबस लोग और बेरहम सरकार की संज्ञा और 6 मिथक या 6 भ्रांतियां श्री केसी वेणुगोपाल जी ने बताई। आज 130 करोड़ देशवासी संकल्प लेते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से इस जाबर जालिम सरकार का सामना करेंगे। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। रणदीप जी, अभी कुछ देर पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने अपनी अचीवमेंट्स गिनाई, अपने 6 साल, इस 1 साल पूरा हुआ और पिछले 5 साल का, कि कैसी ये सरकार रही। तो उन्होंने कांग्रेस को, अपनी तो अचीवमेंट्स गिनाई वो तो अलग है, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने स्पेशली इन दिस क्राइसिस ऑफ कोविड उन्होंने कहा कि कांग्रेस हैज प्लेड पॉलिटिक्स, हालांकि बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने पॉलिटिक्स प्ले की इस महामारी के तहत, और उनका व्यवहार और आचार जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। एंड ऑन द अदर हैंड also accused कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कि उनकी समझ, मतलब हिज अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड और उनके कमेंट्स आर ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड नॉट एम्ड एट एड्रेसिंग द क्राइसिस। आदरणीय मित्र, सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी को, जो कोविड-19 का घोटाला उनके स्वयं के गृह प्रांत हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इसकी वजह से भाजपा के वहां के अध्यक्ष बिंदल साहब को इस्तीफा देना पड़ा है। अच्छा होता नड्डा साहब उस भ्रष्टाचार की चर्चा करते और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनके इस्तीफे की भी घोषणा करते। अच्छा होता कि जेपी नड्डा साहब ये बताते
कि फर्जी वेंटिलेटर कांड भाजपा शासित गुजरात में क्यों हुआ और उसके लिए कौन दोषी हैं, सरकार में भाजपा में किससे उनके तार जुड़े हैं। अच्छा होता नड्डा साहब देश को यह बताते कि गुजरात का फर्जी मास्क कांड, जिसमें 63% अधिक कीमतें ले ली गई N95 मास्क की, उस फर्जीवाड़े में गुजरात की जनता के खजाने को किस प्रकार से चूना लगा और सरकार में बैठे किस व्यक्ति ने लगाया। अच्छा होता जेपी नड्डा जी खुद पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बताते कि केंद्र सरकार में रैपिड टेस्टिंग किट घोटाला किस प्रकार से हुआ और किसने किया। अच्छा होता अगर जेपी नड्डा साहब ये बताते कि 12 फरवरी 2020 को जिन श्री राहुल गांधी जी ने कोरोना वायरस संकट और संक्रमण के प्रति देश को आगाह किया था, उस 12 फरवरी 2020 और उसके बाद राहुल जी की संसद के अंदर और बाहर दी गई 4 चेतावनियों को मोदी सरकार ने क्यों नहीं सुना। अच्छा होता अगर जेपी नड्डा साहब ये बताते कि कोरोना संक्रमण के बीचों बीच लाखों लोगों का नमस्ते ट्रंप अभियान क्यों चलाया गया, जिसकी वजह से आज गुजरात सबसे संक्रमित प्रदेशों में बन गया है कोरोना महामारी के। अच्छा होता जेपी नड्डा साहब ये भी बताते कि क्या 25 मार्च को लॉकडाउन इसलिए लगाया गया और उससे पहले रोक लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के नेतागण कांग्रेस की चुनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार को 24 मार्च 2020 तक गिराने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा होता जेपी नड्डा साहब ये भी बताते, जैसा हमने स्लाइड में दिखाया, कि आपने पहला केस मिला 30 जनवरी को, परंतु टेस्टिंग की मापदंड निर्धारित किए पहली बार 22 मार्च को। 30 जनवरी से 22 मार्च तक का समय टेस्टिंग के मापदंड का निर्धारण करने में भारत सरकार ने क्यों खो दिया, जिससे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई। और आखिर में मैं ये कहूंगा, अच्छा होता जेपी नड्डा साहब ये भी बताते कि 64 दिन के 4 लॉकडाउन के बाद जब संक्रमण 578 था तो लॉकडाउन 1 लगाया गया था। आज संक्रमण 1.5 लाख को पार कर गया है तो लॉकडाउन 4 अब समाप्त होने वाला है। 4 लॉकडाउन के बाद देश ने क्या पाया और क्या खोया, और सरकार की लॉकडाउन से एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, देश ये सुनना चाहता था भाजपा की सरकार और भाजपा के अध्यक्ष से, बजाय इल्जामात और सस्ती राजनीति के। सर, मेरा सवाल ये है कि इन 6 सालों की विफलताएं आपने बताई, लेकिन अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं तो आज का तो दौर है ही, क्या कोरोना से लड़ाई को सबसे बड़ी विफलता जो सरकार की कमियां दिखाई दे रही हैं, बाहर सड़कों पर लोग इस कदर परेशान हैं कि जो लोग अब घर पहुंच गए तो उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन जीवन यापन के लिए आगे क्या करेंगे ये लोगों के सामने है। उसका एग्जाम्पल देखने को मिला कि जहां एक शख्स ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद आत्महत्या कर ली। तो सबसे बड़ी विफलता इन 6 सालों की आप किसको मानते हैं, पहला सवाल। और दूसरा और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष के तौर पर इन 6 सालों में आप कांग्रेस पार्टी अपना आकलन कैसे करती है कि कितने मौकों पर आप दबाव बना पाए सरकार पे और आपने एक विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाई। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। इससे पहले कि मैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से भी अनुरोध करूं, मैं केवल ये कहूंगा, मानवीय त्रासदी और 130 करोड़ भारतीयों को क्षति पहुंचाना मोदी सरकार का 6 वर्षों में तकिया कलाम बन गया है। वो मानवीय त्रासदी चाहे नोटबंदी की हो जिसमें 150 से अधिक लोग मर गए बैंकों की लाइनों में खड़े खड़े, वो मानवीय त्रासदी
व्यापार पर तालाबंदी